फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में और उसमें भी इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी के लिए जो भी अप्रोचेस अपनाई जाती हैं, जो भी उसके उपागम हैं, उन सभी को डिटेल में जानेंगे हम। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है उदारवादी सिद्धांत या आदर्शवादी सिद्धांत। उदारवाद या यूटिलिटेरियनिज्म का सीधा मतलब है स्वतंत्रता को बनाए रखना, और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक सीमित संवैधानिक शासन या लोकतांत्रिक शासन आवश्यक होता है। लोकतांत्रिक शासन के साथ साथ अर्थव्यवस्था में बाजारवादी अर्थव्यवस्था या मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी होनी चाहिए, और इंटरनेशनल रिलेशन में हमें सहयोग और शांतिपूर्ण संबंध का निर्माण करना चाहिए। तो देखिए, लोगों की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक शासन, बाजारवादी अर्थव्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण संबंधों के माध्यम से इस उदारवादी सिद्धांत या आदर्शवादी व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। अब ये उदारवाद भी ना अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग साधनों के माध्यम से इसे लागू किया जाता है, जिसमें पहला आता है समाजशास्त्रीय उदारवाद, डॉयच मॉडल। इस मॉडल को सबसे ज्यादा मानने वाले थे कार्ल ड्यूस, कोवनडेंट और जॉन बर्टन। जॉन बर्टन की बुक है इस पर, वर्ल्ड सोसाइटी। देखो, समाजशास्त्री उदारवादी जो लोग हैं वो पार राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं, मतलब विभिन्न देशों में उपस्थित लोग हैं, संगठन हैं, समूह हैं, वे सभी अन्य देशों के लोगों से, संगठनों से, समूहों से अंतर संबंध बनाए। देखो, यथार्थवादी जो लोग हैं ना, वो कहते हैं कि दो देशों या स्टेट के मध्य संबंध होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे समाजशास्त्री स्टेट अकेले नहीं बल्कि उनके अंदर के लोगों को, समूहों को, संगठनों को एक दूसरे से संबंध बनाने की बात करते हैं। इसीलिए समाजशास्त्री उदारवादी उपागम को बहुलवाद भी कहा जाता है, याद रखना। अब इसी में कार्ल ड्यूस आते हैं। उन्होंने संचार सिद्धांत दिया था। इन्होंने शक्ति के विश्लेषण की बजाय संचार के विश्लेषण पर बल दिया था। देखो, कार्ल ड्यूस कहते हैं कि दो देशों के मध्य, वहाँ के लोगों के मध्य इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहिए। वे कहते हैं कि लोगों के बीच सामाजिक संचार, आवाजाही, बेहतर आर्थिक संबंध और पारस्परिक मानवीय अंतरक्रियाओं के द्वारा एक सुरक्षित समुदाय की उत्पत्ति की जा सकती है। इसमें क्या होगा कि युद्ध कम होंगे। ये ऐसा होगा कि जब आपस में लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे तो पूरे विश्व में लोगों के मन में समुदाय की भावना आ जाएगी, और वो इस बात से सहमत हो जाएंगे कि भैया संघर्षों का समाधान जो है ना, वो बल के प्रयोग के बिना भी संभव हो सकता है। तो ऑब्वियसली सभी शांति चाहेंगे, तो युद्ध क्यों होगा। कार्ल ड्यूस पार राष्ट्रवादी संबंधों की बात करते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि व्यापार, पर्यटन, अप्रवासियों के आवागमन से देशों में एकीकरण बढ़ेगा और इससे पार राष्ट्रीय संबंध मजबूत होंगे। आप कार्ल ड्यूस दो बात कहते हैं कि यूएसए जैसा समाज जो होता है ना, वो समुच्चयी सुरक्षा समुदाय है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय व्यवस्था है, सभी के सहयोग से बना हुआ है। और यूरोपियन यूनियन वाला समुदाय एक बहुलवादी सुरक्षा समुदाय है, क्योंकि यहाँ पर कोई केंद्रीय व्यवस्था मौजूद नहीं है, लेकिन सीमा के पार आवागमन को बढ़ावा दिया जाता है। अब साथ में ही जॉन बर्टन कहते हैं कि समाजशास्त्री उदारवाद में बहुत से समूह होते हैं किसी देश में, आर्थिक समूह, धार्मिक समूह, श्रमिक समूह आदि। तो जॉन बर्टन कहते हैं कि यदि ये सभी समुदाय आपस में देशों की सीमाओं के परे एक दूसरे से संबंध रखेंगे, इनके मध्य संघर्ष भी कम होगा और शांति बनाई रखी जा सकेगी। तो ये था समाजशास्त्री उदारवाद। अब उदारवाद का दूसरा रूप आता है गणतांत्रिक उदारवाद या डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। देखो, उदारवादी लोकतंत्र में राजनीतिक व्यवस्थाएं जो होती हैं अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में ज्यादा शांतिपूर्ण होती हैं। इस विचार को दिया था 18वीं सदी में कांट ने कहा था कि जहां भी जिन राज्यों में लोकतंत्र होता है, वहां सहयोग की संभावना और शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण की प्रबल आशा उत्पन्न हो जाती है। कांट के वाक्यों को उदाहरण के रूप में समझाया था माइकल डॉल ने। उसने कहा कि लोकतांत्रिक देशों में मान्यता होती है कि संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोकतांत्रिक राज्यों में सरकार पर आम जनता का नियंत्रण होता है और वो युद्ध को समर्थन नहीं करते, वो शांति को पहली प्रायोरिटी पर रखते हैं। आपस में विचार विमर्श के माध्यम से कोई डिसीजन लेते हैं, ना कि बल के माध्यम से। इसलिए यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विचार विमर्श के लिए पहले मान्यता दी जाती है। लोकतांत्रिक राज्य आपस में आर्थिक सहयोग और आत्मनिर्भरता के माध्यम से शांति की वृद्धि पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए ये शांतिपूर्ण गणतांत्रिक उदारवाद है। अब इसे हम सीधे देख सकते हैं कि जैसे जापान, अमेरिका, जर्मनी या यूरोपीय देशों में विकास के चलते लोकतंत्र बढ़ा और आपसी सहयोग भी बढ़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले क्या होता था कि विभिन्न देश शक्ति पर बल देते थे, साम्राज्य के विस्तार पर बल देते थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आर्थिक संपन्नता ही विकास का मापदंड बन गई। इसीलिए अब देश समकालीन युग में वित्तीय पूंजी, सूचना तक पहुंच, कुशल श्रमिक शक्ति, इन सभी को सफलता का मूल बिंदु मानते हैं और लोकतंत्र के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे से विकास करती है। अब आगे उदारवाद का तीसरा टाइप आता है आत्मनिर्भर उदारवाद। मान्यता के प्रतिपादक मुख्यतः रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई हैं। ये कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दो तरह की पॉलिटिक्स होती हैं। पहला हाई पॉलिटिक्स, जिसमें विभिन्न देश आपस में अपने संबंध इस प्रकार से रखते हैं कि उन्हें सुरक्षा, अपने अस्तित्व की राजनीति को बढ़ावा देना होता है, मतलब अपने देश की सुरक्षा पर ज्यादा बल देते हैं।
और दूसरा होता है लो पॉलिटिक्स या निम्न राजनीति। इसे जटिल आत्मनिर्भरता कहा जाता है। यही आत्मनिर्भर उदारवाद कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो विभिन्न राज्यों में उपस्थित संस्थाएं हैं, सरकार है, सरकार के अंदर भी लोग, समूह, संगठन हैं, वो आपस में संबंध इस प्रकार से बनाते हैं कि उनमें विकास में निवेश की राजनीति हो, आर्थिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो, व्यापार में बढ़ोतरी हो। मतलब जब इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पर फोकस किया जाता है तो वो आत्मनिर्भर उदारवाद या जटिल आत्मनिर्भरता कहला जाती है। ये लो पॉलिटिक्स है। ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में लोग आपस में जुड़ रहे हैं, विभिन्न संगठन आपस में जुड़ रहे हैं, ना कि केवल सरकार। और लोग लड़ाई पर, युद्ध पर या सैन्य शक्तियों पर बल नहीं देते, बल्कि अपने आर्थिक विकास पर बल दे रहे हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन भी घरेलू राजनीति की तरह ही हो गया है, क्योंकि कम्युनिकेशन बढ़ा है लोगों में और सहयोगपूर्ण संबंध भी बढ़े हैं। तो आत्मनिर्भर उदारवाद यही जटिल आत्मनिर्भरता या लो पॉलिटिक्स कहलाती है, जिसमें इकोनॉमी पर ज्यादा बल दिया जाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो हाई पॉलिटिक्स है, जो सुरक्षा और अस्तित्व की राजनीति है, वो भी पूरी तरह से नकारी नहीं जा सकती। वो भी कुछ मायने में अभी भी उपस्थित है, क्योंकि पश्चिमी देशों में जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया तो उस मनी का प्रयोग उन्होंने मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने में, टेक्नोलॉजी के थ्रू वेपन्स बनाने में किया और इंटरनेशनली उस वेपन को भी बेचने लगे, तो अर्थव्यवस्था में उसको लेकर आ गए। और यूएसए जैसा देश सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया को 5 हिस्सों में 5 कमांडों में बांटता है, इसीलिए इकोनॉमी भी रिलेट कर रही है ना अपने सिक्योरिटी से। फिर हमारे कौटिल्य ने भी कहा था कि शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के अभाव में शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था नहीं हो सकती। मतलब इकोनॉमी जब अच्छी चलेगी आपकी, तभी आप अपने देश को सुरक्षित रख पाओगे। तो ये कुछ उदाहरण हैं हाई पॉलिटिक्स के। चलिए अब अगला आता है उदारवादी उपागम में संस्थात्मक उदारवाद। देखो इसमें क्या होता है कि नई नई संस्थाओं की स्थापना होती है, जैसे यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये आपस में अपने मेंबर कंट्रीज जो होते हैं, विभिन्न देशों के मध्य सहयोग और शांतिपूर्ण संबंधों का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। इससे राष्ट्रों के मध्य सहयोग में वृद्धि होती है। हाँ, लेकिन इसमें भी अभी जो आधुनिक उदारवादियों का मानना है कि ये गारंटी नहीं देती कि शांति स्थापित कर ही देंगे, क्योंकि डिस्प्यूट तो इनके बीच भी हो सकते हैं। इसीलिए जैसे यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन यदि देशों के बीच विवाद होता है तो उसके निपटारे के लिए भी उन्होंने अपने अंदर ही एक अलग संस्था का निर्माण कर रखा है। इसके लिए नव यथार्थवादी विचारक जॉन मर्साइमर ने कहा है कि उच्च स्तर का संस्थाकरण बहुध्रुवी विश्व की अस्थायी अराजकता को न्यून करने में सहायक है। मतलब कुछ हद तक ये शांति स्थापित करने में सफल हो सकता है, एकदम गारंटी नहीं दे सकता शांति की। तो ये पूरे टाइप थे उदारवादी उपागम के। देखो इसमें हमने 3 चीजें पढ़ी। आदर्शवादी उदारवाद ये कहता है कि 2 देशों के बीच जो वहाँ के लोग हैं, समुदाय हैं, संगठन है, उनके बीच संबंध होना चाहिए। दूसरा आता है नव उदारवाद। ये कहता है कि जो संगठन बनते हैं, यूनाइटेड नेशन, WHO, ये सभी आदि आपस में मिलकर शांतिपूर्ण समुदाय की, शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना करते हैं। नव उदारवादी मानते हैं कि विश्व अराजक ही है, यहाँ पर कोई सिस्टम है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का होना आपस में ज़रूरी है ताकि देशों के मध्य समन्वय स्थापित हो सके। अब आगे हम यथार्थवाद को डिटेल में जान लेते हैं। देखो यथार्थवाद एक राज्य केंद्रित विचारधारा है। ये किसी भी देश के या राष्ट्रीय हित को सर्वाधिक महत्व देता है। यथार्थवाद कहता है कि किसी भी राज्य की सुरक्षा उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होती है। मतलब शक्ति ही राजनीति का पर्यायवाची है। मतलब एक स्टेट पावरफुल होना चाहिए। ये शक्ति संतुलन, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा आदि जैसी संकल्पनाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए इससे पहले जो हमने आदर्शवाद पढ़ा वो कहते थे कि राजनीति में संघर्ष संक्रमणकालीन है, लेकिन यथार्थवाद ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि सरकारों के बीच संबंध रखो, लेकिन खुद को शक्तिशाली भी बना के रखो। स्टीवन वॉल्ट के अनुसार यथार्थवाद को हमारे बौद्धिक उपकरण या टूल बॉक्स में सर्वाधिक उपयोगी उपकरण बने रहने की संभावना है। अब कुछ यथार्थवादी विचारक और उनकी बुक्स देख लेते हैं। पहला कौटिल्य की अर्थशास्त्र, फिर थ्यूडाइट्स की है पेलोपोनेशियन वॉर, मैकियावेली की है द आर्ट ऑफ वॉर, हॉब्स का है लेविएथन, रूसो की रचना है द स्टार ऑफ वॉर। आगे आधुनिक यथार्थवादी विचारक आते हैं E.H. कार, जिन्होंने द 20 ईयर क्राइसिस की रचना की। इनके अलावा रोनाल्ड नेबुर, निकोलस स्पोइकमैन, जॉर्ज कैनन, रेमंड एरन, गिल्पिन, जॉन हर्च और किसिंजर भी आधुनिक यथार्थवादी विचारक हैं। यथार्थवाद में हमें महत्वपूर्ण पढ़ना है हैंस मॉर्गेनथाउ के 6 मूल्य मान्यताएं या 6 मौलिक नियम। ये कह रहे हैं कि इन 6 नियमों का होना जरूरी है किसी भी यथार्थवादी विचार में। नियमों को उन्होंने अपनी बुक द पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस में प्रतिपादित किया था। मॉर्गेनथाउ की अन्य बुक हैं साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, द पर्पस ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स। चलिए अब मॉर्गेनथाउ के 6 मौलिक नियम देख लेते हैं।
पहला है कि मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि संघर्ष संक्रमणकालीन नहीं है बल्कि शाश्वत है, क्योंकि मनुष्य का जो वस्तुनिष्ठ स्वभाव होता है, लोगों के ग्रुप का स्वभाव होता है, वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल रूप होता है। और वे कहते हैं कि मनुष्य मूल रूप से प्रभुत्व की आकांक्षा रखने वाला है, मतलब दूसरे देशों पर, लोगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है कोई भी मनुष्य। दूसरा नियम आता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र राष्ट्रीय हित होता है, मतलब अपने राष्ट्र की सुरक्षा, उसकी शक्ति की बढ़ोतरी करना एक राज्य चाहता है और इसके लिए वे राष्ट्र राज्य अर्जित करना चाहते हैं। तीसरा नियम है कि राष्ट्रीय हित हमेशा परिवर्तनशील होते हैं, मतलब सिचुएशन के साथ एक राष्ट्र के हित भी चेंज होते रहते हैं, वो अपनी आवश्यकताएं बदलता रहता है। फोर्थ नियम है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता से संचालित नहीं होती, मतलब राजनीति का संचालन शक्ति और राष्ट्र हित से होता है। फिफ्थ नियम है कि राष्ट्र के उद्देश्यों को सदैव विवेक से संचालित किया जाता है, न कि सार्वभौमिक नैतिकता से। सिक्स्थ नियम आता है कि राजनीति को एक स्वायत्त प्रक्रिया कहा जाता है। मॉर्गेनथाउ कहता है कि राजनीति मूलतः शक्ति का संघर्ष है, वो घरेलू क्षेत्र में हो या अंतर्राष्ट्रीय। घरेलू क्षेत्र में क्या होता है कि एक राज्य नाम की सेंट्रल में केंद्रीय सत्ता मौजूद होती है, इसलिए आपस में संघर्ष को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में केंद्रीय सत्ता के अभाव में परस्पर संबंध अनियंत्रित हो जाते हैं, इसलिए मॉर्गेनथाउ ने राजनीति को अधिक महत्व देते हुए उसे स्वायत्त माना है। अब ये आधुनिक नॉन जीरो सम गेम में तो आंशिक और अपूर्ण प्रतीत हो रहा है इसके 5 जो नियम है, लेकिन ये पहला विचारक था जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सर्वप्रथम यथार्थवाद का सैद्धांतिक आधार रखा था। अब मॉर्गेनथाउ के इन 6 नियमों की आलोचना भी बहुत हुई थी, जैसे रॉबर्ट टकर और केनेथ वोल्टेज कहते हैं कि मॉर्गेनथाउ यथार्थवादी है ही नहीं, क्योंकि ये अपनी पुरानी मान्यताओं को यथार्थवाद के थ्रू प्रमाणित करना चाहता है। स्टैनली हॉफमैन कहते हैं कि मॉर्गेनथाउ का यथार्थवाद शक्ति अद्वैतवाद का विचार, क्योंकि मॉर्गेनथाउ ने शक्ति को साधन और साध्य दोनों ही मान लिया है। आगे मॉर्गेनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल संघर्ष का अध्ययन किया है, लेकिन वास्तव में सहयोग भी मिलता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। मॉर्गेनथाउ ने शांति निर्माण के प्रतिबंध के द्वारा, विश्व सरकार के द्वारा, कूटनयन और राजनयन के द्वारा विभिन्न उपाय बताए हैं जो यथार्थवाद में नहीं आता। मतलब एक और तो ये संघर्ष को यथार्थवाद कह रहे हैं, लेकिन शांति का भी वर्णन कर रहे हैं जो आपस में विरोधाभासी है। C.A.W. मैनिंग, मार्टिन वाइट, हॉफसन महोदय आदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त अनुशासन मानते हैं। तो ये मॉर्गेनथाउ की कुछ आलोचना थी। एक और टर्मिनोलॉजी है आक्रामक यथार्थवाद। तो जॉन मर्साइमर का यथार्थवाद आक्रामक यथार्थवाद कहलाता है। इनके अनुसार राज्य का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक शक्ति को अर्जित करना है। इनकी एक रचना है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001। इनके अलावा रक्षात्मक यथार्थवाद आता है जिसे वॉर्ड्स का यथार्थवाद कहते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक राज्य का उद्देश्य अपनी सुरक्षा में अधिक से अधिक वृद्धि करना है। इनके अलावा तार्किक चयन यथार्थवादी हैं ग्रीको और क्रेजनर, जिनके अनुसार राज्य को तार्किक व्यवहार करना चाहिए। अब आगे डिटेल में देखते हैं नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद के बारे में। इस अवधारणा के प्रतिपादक हैं केनेथ वोल्ट्ज। इनकी 2 रचनाएं हैं थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 तथा मैन द स्टेट एंड वॉर 1959। देखो, केनेथ वोल्ट्ज कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है ना, वो अराजकतापूर्ण है। अराजकता से मतलब इनका ये नहीं है कि वहाँ लड़ाई हो रही है, हिंसा हो रही है, विध्वंस हो रहा है, बल्कि अराजकता का मतलब है कि कोई केंद्रीय सत्ता मौजूद नहीं है कि विभिन्न राष्ट्र राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नहीं है। ये हॉब्स की कुछ प्राकृतिक अवस्था के समान दिखता है, जिसमें वे कहते हैं कि निरंतर संघर्ष की अवस्था है। ये मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। अब यहाँ पे केनेथ वोल्ट्ज कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए ही संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी देश के लिए उसके राष्ट्रीय हित ही केंद्र में होते हैं। मतलब राष्ट्रीय हित से मतलब है कि राष्ट्र की सुरक्षा। वोल्ट का कहना है कि भले ही कोई देश लोकतांत्रिक हो या गैर लोकतांत्रिक, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता और विधि के बजाय राष्ट्रीय हितों से प्रेरित राजनीति होनी चाहिए। उसका संचालन राष्ट्र के हित में होना चाहिए। इन्होंने राष्ट्र की शक्ति को साधन माना है, जबकि राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय सुरक्षा को साध्य मानते हैं। तो ये सुरक्षा को देख रहे हैं, किसी पावर को नहीं। वॉल्ट्ज के नव यथार्थवाद को रक्षात्मक यथार्थवाद भी कहते हैं। अब अगला आता है नवशास्त्रीय यथार्थवाद, न्यू क्लासिकल रियलिज्म। इसके मान्यताकार स्वेलर और फरीद ज़कारिया हैं। देखो, ये परंपरागत और नव यथार्थवाद के बीच का फिनोमिना है। इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में घरेलू तत्वों की बात करते हैं। इनका मानना है कि राज्य की शक्ति कई तत्वों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ सैन्य शक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें राज्य नेतृत्व का प्रत्यक्षण, राज्य और समाज के बीच संबंध, राज्य किस अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर बना है उसके बारे में जानकारी, इन सभी चीजों को महत्व दिया गया है। स्टीवन वॉल्ट्ज के अनुसार नवशास्त्रीय यथार्थवादियों ने शक्ति के वितरण और राज्य की विदेश नीति के व्यवहार के मध्य घरेलू कारकों को तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है।
फिर फरीद ज़कारिया कहते हैं कि यथार्थवाद राज्य केंद्रित संकल्पना है जिसमें घरेलू तत्वों की उपेक्षा की गई है। अब देखो, नव यथार्थवादियों में ना संरचनात्मक यथार्थवादी, नवशास्त्रीय यथार्थवादी, आक्रामक यथार्थवादी, रक्षात्मक यथार्थवादी, ये सभी आ जाते हैं। चलिए, अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अगले उपागम में हम बात करेंगे प्रकार्यवादी सिद्धांत या फंक्शनलिज्म थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी को बताया था डेविड मिट्रनी ने, जिन्होंने अपनी रचना लिखी थी अ वर्किंग पीस सिस्टम 1943। देखो, डेविड मिट्रनी कहते हैं कि विभिन्न देशों के मध्य राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग बहुत कम हो पाता है, क्योंकि राजनीति में राष्ट्र आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते, तो सहयोग भी नहीं हो पाता। तो इन्होंने राजनीतिक संबंधों के निर्माण के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग की बात की है। अब इसमें मूलतः तकनीकी वैज्ञानिक के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र की बात की। ये कहते हैं कि यदि दो देशों के बीच आर्थिक सहयोग होगा, व्यापार बढ़ेगा, इकोनॉमिक रिलेशंस रहेंगे, तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ राजनीतिक सहयोग भी बढ़ने लगेगा। डेविड मिट्रनी का कहना है कि एक क्षेत्र में किया गया सहयोग दूसरे क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक होता है, जिसे प्रदर्शनात्मक प्रभाव या स्प्लिट ओवर इफेक्ट कहते हैं। इन्होंने क्रमिक सहयोग या पीस मील को बढ़ावा दिया था। अब ये कहते हैं कि आर्थिक सहयोग तब हो पाएगा जब किसी भी देश में लोकतंत्र होगा, साथ ही इसमें उदारवादी आर्थिक प्रणाली भी होनी चाहिए और संवैधानिक शासन के माध्यम से आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ सकती हैं। तो ये था प्रकार्यवादी सिद्धांत। इसी सिद्धांत में कुछ संशोधन किए गए जिसे नव प्रकार्यवाद कहा गया। इनके अनुसार क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों में सहयोग के अलावा विवाद भी हैं। इन्होंने यूरोपियन यूनियन का जो डेवलपमेंट हुआ ना, उसके आधार पर अपने सिद्धांत बनाए। इसके प्रमुख सिद्धांतकार हैं अर्नेस्ट बी हॉस। इनकी रचना है द यूनाइटिंग ऑफ यूरोप 1958। अर्नेस्ट बी हॉस कहते हैं कि राजनीतिक और गैर राजनीतिक क्षेत्रों के मध्य कठोर विभाजन नहीं किया जा सकता। नव प्रकारवादियों के अनुसार राज्य के मध्य परस्पर सहयोग द्वारा नए शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण हो सकता है। अब अगली अवधारणा आती है मार्क्सवाद। सिद्धांत का विकास लेनिन और स्टालिन ने अच्छे से किया था, लेकिन ये भी मानते थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मार्क्सवादी सिद्धांत का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, कोई व्यवस्थित सिद्धांत नहीं है, लेकिन ये परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली इसे इफेक्ट जरूर करता है। लेनिन कहते हैं कि पूंजीवादी देश बुर्जुआ वर्ग के सदस्य हैं और एशियाई अफ्रीकी देश सर्वहारा वर्ग के सदस्य हैं। देखो, क्या था, मार्क्सवादी सिद्धांत में मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक कारकों का विश्लेषण किया गया था। इसमें जो सेंटर पॉइंट है, मूल इकाई है, वह राज्य को नहीं माना गया बल्कि क्लास या वर्ग को माना गया। वर्ग संघर्ष की अवधारणा याद है ना मार्क्स की? तो मार्क्सवादी सिद्धांत एक समतामूलक शोषण रहित विश्व के निर्माण का प्रयास करता है। इनका कहना है कि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनका नाश होना चाहिए, समतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। अब मार्क्सवाद में कुछ अलग अलग विद्वानों ने सिद्धांत दिए, उनको देख लेते हैं। इसमें अब पहला है बिल वॉरेन की संकल्पना। इनकी बुक है इंपीरियलिज्म पायोनियर ऑफ कैपिटलिज्म 1980। बिल वॉरेन साम्राज्यवाद को एक सकारात्मक शक्ति मानते हैं। वे कहते हैं कि पूंजीवाद का विकास साम्राज्यवाद की सहायता से ही होता है, और उपनिवेशवाद के लिए भी यही कहते हैं। वे कहते हैं कि उपनिवेशवादी व्यवस्था में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उसमें उपभोक्ता वस्तुएं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की वृद्धि होती है, साथ ही ये उन्हें चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं। मतलब बिल वॉरेन पूंजीवाद के विकास के लिए साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जिम्मेदार ठहराते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री का ये जो शब्द है, इसका पहला प्रयोग अल्फ्रेड सोवी ने किया था। अब अगला आता है जस्टिन रोजनबर्ग का पूंजीवाद और वैश्विक समाजवाद में संबंध। ये यथार्थवादी सिद्धांत को अनैतिहासिक मानते हैं। ये कहते हैं कि यथार्थवाद में अराजकता और संप्रभुता को मूल आधार माना गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली को समझना जरूरी है। ये कहते हैं कि आर्थिक प्रणालियों, इकोनॉमिक सिस्टम्स को समझकर सामाजिक संबंधों को भी समझा जा सकता है लोगों के बीच। चलिए अब आगे जान लेते हैं संरचनात्मक मार्क्सवाद के बारे में, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म। इस सिद्धांत को सॉसर ने दिया था, हाँ, लेकिन मार्क्सवाद में इसका प्रयोग अल्थूसर ने किया था। अल्थूसर कहते हैं कि किसी भी समाज में अर्थव्यवस्था के अलावा राजनीतिक, वैचारिक और तकनीकी संरचनाएं भी हैं जो अर्थव्यवस्था के साथ साथ समूचे समाज को प्रभावित करती हैं। मतलब अल्थूसर ने राज्य के वैचारिक आधार की व्याख्या की थी। इसने मार्क्स को वैज्ञानिकवादी और भौतिकवादी कहा। मतलब संरचनात्मक मार्क्सवाद कहता है कि सिर्फ पूरे समाज को या राजनीति को एक संरचना के रूप में, मतलब जिसमें सिर्फ आर्थिक प्रोस्पेक्ट कवर नहीं होना चाहिए, आर्थिक के साथ साथ वैज्ञानिक, सामाजिक, वैचारिक, राजनीतिक, तकनीकी आदि प्रोस्पेक्ट्स को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत को हम मुख्यतः दो और सिद्धांतों से समझ सकते हैं। पहला है पराश्रितता का सिद्धांत और दूसरा है विश्व व्यवस्था।
सबसे पहले देखते पराश्रितता का सिद्धांत क्या है। इसे हम लेनिन के विचार में भी देख सकते हैं और मुख्यतः इसके मान्यताकार सामिर आमिन और आंद्रे गुंडर फ्रैंक हैं, जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ चिली एंड ब्राज़ील 1967। इनका मानना है कि पूरे वर्ल्ड को ना दो चीज़ों में विभाजित किया जा सकता है, कोर और परिधि। कोर मतलब जो मेन एलिट वर्ग है, ये कोर परिधि में रहने वाले लोगों का शोषण करता है। इसका रीज़न ये है कि इसमें आर्थिक असमानता व्याप्त है लोगों में। इसका रीज़न है प्रतिकूल व्यापारिक परिस्थितियां होना। इसके अलावा आता है वॉलस्टीन द्वारा विश्व व्यवस्था का विश्लेषण। विश्व व्यवस्था में इनका कहना है कि जो परिधि में आने वाले देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, वे भी अपना विकास कर सकते हैं। देखो यहाँ पर वॉलस्टीन जो विचारक हैं, उन्होंने राज्यों को 3 भागों में बांटा, कोर, अर्ध परिधि और परिधि। इसमें भी शोषणकारी संबंध है तीनों में। ये कहते हैं कि कोर जो है वो परिधि और अब अर्ध परिधि दोनों का शोषण करता है, और जो परिधि है वो अर्ध परिधि का शोषण करते हैं। इसमें वॉलस्टीन कहते हैं कि जो कोर राष्ट्र हैं उसमें लोकतंत्र होता है, कल्याणकारी राज्य होता है, विनिर्मित पदार्थ या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का निर्यात होता है और कच्चे माल का आयात होता है। ये विकसित देश हैं। और अर्ध परिधि देशों में यहाँ अधिनायकवादी सरकार होती है, कल्याणकारी सुविधाएं बहुत कम रूप में प्रदान की जाती हैं लोगों को। यहाँ कच्चे पदार्थ और विनिर्मित वस्तुएं दोनों का आयात निर्यात होता है, मतलब ये विकासशील देश हैं। तीसरा आता है परिधि, जो अविकसित देश हैं, जिनमें गैर लोकतांत्रिक सरकार होगी, कल्याणकारी राज्य बिल्कुल नहीं होता और कच्चे पदार्थों का निर्यात होता है और निर्मित वस्तुओं का आयात होता है, जैसे पहले था भारत गुलामी के समय। तो ये विश्व व्यवस्था का सिद्धांत था। यहाँ पर वॉलस्टीन एक अमेरिकी मार्क्सवादी विचारक हैं, समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी द मॉडल वर्ल्ड सिस्टम वॉल्यूम 1, कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर एंड द ऑरिजिन ऑफ द यूरोपियन वर्ल्ड इकोनॉमी इन द 16th सेंचुरी 1974। इसके अलावा इनकी बुक है जियोपॉलिटिकल एंड जियोकल्चर ऐसे ऑन द चेंजिंग वर्ल्ड सिस्टम 1991, डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर, द यूएस इन अ क्योटिक वर्ल्ड आदि। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अगला आता है आलोचनात्मकता का सिद्धांत, क्रिटिकल थ्योरी। इसके प्रतिपादक रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स हैं। इनकी रचना है सोशल फोर्सेस, स्टेट एंड वर्ल्ड ऑर्डर बियॉन्ड इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी 1981 तथा द अचीवमेंट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। ये आलोचनावादी जो विचारक हैं, इन्होंने मार्क्स की वैज्ञानिक और भौतिकवादी व्याख्या के बजाय मानवतावादी और वैचारिक व्याख्या की है। ये पूंजीवाद का भी विरोध करते हैं और परंपरागत मार्क्सवादियों का भी। इस आलोचनात्मकता के सिद्धांत को नव मार्क्सवाद भी कहा जाता है। ये मानव प्रगति और पूंजीवाद के विरोधी हैं। इनका मानना है कि कोई भी सिद्धांत वस्तुनिष्ठ एवं तटस्थ नहीं होता। किसी भी सिद्धांत में कोई ना कोई उद्देश्य से ही निर्मित होता है वो, मतलब वैज्ञानिक ज्ञान भी वैज्ञानिक नहीं है। यहाँ एंड्रयू लिंकलेटर ने सबसे पहले नव मार्क्सवाद का प्रयोग किया था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इनकी बुक है रियलिज्म, मार्क्सिज्म, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, मैन एंड सिटीजन इन इंटरनेशनल रिलेशन। अब ये जो नव मार्क्सवादी है ना, ये उदारवादियों को बुर्जुआ और शोषणकारी बताते हैं। यहाँ कॉक्स कह रहा है कि साम्राज्यवाद सहमति के द्वारा कायम रहता है, इसमें एक कॉमन सेंस का विचार पैदा होता है और ये सभी को लाभ पहुंचाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो आलोचनात्मकता का सिद्धांत अमूलतावादी लोकतंत्र को समर्थन करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है, व्यक्ति की प्रगति पर बल देता है, ना कि एक वर्ग की, मानव के उत्थान पर बल देता है, वैचारिक कारकों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण मानता है। अब अगले सिद्धांत की बात करते हैं, जो है सामाजिक रचनात्मक सिद्धांत, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। इसके मुख्य प्रतिपादक अलेक्जेंडर वेंड हैं, जिनकी रचना है एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक फॉर इट, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स 1992। देखो, वेंड का कहना है कि राज्य और सरकार मानव के द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि नेचुरली बन गया ये सारी चीज़ें, कोई प्रकृति ने या फिर नेचर ने तो बना नहीं दिया। जैसे सौरमंडल बना है, ऐसे हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं तो नहीं बन गई, ये मानव के विचार के द्वारा ही निर्मित हुई हैं। मतलब जो सामाजिक और राजनीतिक विश्व है वो मानव के विचारों के द्वारा, उनकी चेतना के द्वारा निर्मित किया गया है। इसीलिए इसमें प्राकृतिक नियमों की तो बात होनी ही नहीं चाहिए। इन्होंने वैचारिक परिप्रेक्ष्य को महत्व दिया है और कहा है कि राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय पहचान सामाजिक संरचनाएं हैं जिनका निर्माण देश और काल के अनुसार किया जाता है और ये कंटिन्यू चेंज भी होते रहते हैं परिस्थितियों के अनुसार। अब देखो, जो समाज में दूसरे के प्रति असहमति होती है, संघर्ष होता है विभिन्न राष्ट्रों के मध्य, उसका मूल कारण ये है कि इनके बीच संचार और बौद्धिक विचार विमर्श का अभाव हो जाता है। अच्छी तरह से कम्युनिकेशन ना होने के कारण ये संघर्ष होते हैं। तो सामाजिक रचनात्मक सिद्धांत विचारों को महत्व देता है, तो ये यथार्थवाद का तो विरोध कर ही रहा है। साथ ही ये रचनात्मक सिद्धांत उदारवाद का भी विरोध करता है, क्योंकि उदारवाद कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, व्यापार बढ़ाओ, उससे लोगों के बीच संबंध बढ़ेंगे।
लेकिन रचनावाद कह रहा है व्यापार से कोई विचारों में चेंज नहीं होता, संबंध अच्छे नहीं होते। लोगों के विचारों में परिवर्तन करके ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब आगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवादी सिद्धांत की बात कर लेते हैं। नारीवादी विचारधारा 1980 के दशक में आई थी। ये सिद्धांत कहता है कि विश्लेषण का आधार लैंगिक संबंध होना चाहिए, न कि राष्ट्र, राज्य, शक्ति, राष्ट्रीय हित या शासन व्यवस्था। लैंगिक संबंधों के आधार पर विश्लेषण करके देशों के संबंध को बताया जा सकता है। मतलब नारीवादी कह रहे हैं कि ये जितने भी पहले सिद्धांत बताए गए इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, वो सभी पुरुषों के स्वभाव से प्रेरित हैं। जैसे मॉर्गनथाउ का जो सिद्धांत है कि मानव स्वभाव से ही आक्रामक और शक्ति प्राप्त करने वाला होता है, तो ये सिर्फ पुरुषों की बात कर रहे हैं, महिलाएं ऐसी नहीं होती। उग्र नारीवादी कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जिस भी देश में पुरुषों के हाथ में सत्ता है वो ज़्यादा एग्रेसिव होता है, क्योंकि पुरुष स्वभाव से आक्रामक होते हैं। यदि सत्ता नारियों के हाथ में दे दी जाए तो विश्व में शांति हो जाएगी। वे कहते हैं कि युद्ध के दौरान भी सबसे ज़्यादा सफ़र महिलाएं ही करती हैं। उस चीज़ के लिए सफ़र कर रही हैं वो जिसका डिसीजन उन्होंने लिया ही नहीं, पुरुषों ने उसका डिसीजन लिया था। युद्ध का प्रभाव भी उन पर अलग अलग होता है, पुरुषों पर अलग प्रभाव, महिलाओं पर अलग प्रभाव होता है। शरणार्थियों में महिलाएं और बच्चे अधिक होते हैं। अब नारीवादी सुरक्षा के बारे में भी कहते हैं कि सुरक्षा देश में उपस्थित हथियारों का भंडारण करना, यथार्थवादियों जैसे शक्तियों का संचय करना, ये सब राष्ट्र के लिए नहीं है, ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। नारीवादी कहते हैं कि सुरक्षा का अभिप्राय मानवीय सुरक्षा से होना चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देना, कुपोषण समाप्त करना, गरीबी का निवारण करना आदि व्यापक रूप से इसमें कार्य किया जाना चाहिए। ये कुछ हद तक नव मार्क्सवादी तथा संरचनावादियों के समान प्रतीत होते हैं। इसके बाद अगला टर्म आता है उग्र नारीवाद। सीधे बोलते हैं कि यदि सत्ता महिलाओं के हाथ में होगी तो शांति रहेगी, लेकिन ऐसा कहना भी उतना तार्किक नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें महिलाओं के हाथ में सत्ता थी फिर भी युद्ध हुए। जैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने अर्जेंटीना पर आक्रमण किया था। 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। अमेरिका विदेश सचिव कोंडलीजा राइस और अमेरिका विदेश सचिव हिलैरी क्लिंटन के सत्ता में आने पर भी कोई ज़्यादा शांति नहीं थी। तो उग्र नारीवाद को उतनी मान्यता नहीं देते लोग। हाँ, लेकिन उसके अलावा उदार नारीवाद एक और आता है जिसे समर्थन करते हैं। ये नारियों या महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं। जब देश में जेंडर गैप कम होगा, महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, तभी देश का हित संभव है। इनका कहना है कि राजनीतिक निर्णय निर्माण में, संस्थाओं में, सैन्य व्यवस्थाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, क्योंकि अभी भी महिलाओं को सिर्फ नर्सिंग, खाना बनाने आदि जैसे कार्यों में ही रखा जाता है। अमेरिका जैसे देश में भी सबमरीन्स में महिलाओं को नहीं भेजा जाता। तो महिलाओं को अपॉर्चुनिटी देकर राष्ट्र का हित संभव बनाया जा सकता है। ये उदार नारीवादी विचारक हैं। इन विचारों की लोग आलोचना भी करते हैं। वे कहते हैं कि नारियों को प्रतिनिधित्व देने से कुछ चेंज नहीं हो जाता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुरक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है और समाज, राष्ट्र और विश्व का सिर्फ लैंगिक आधार पर विश्लेषण करना संभव नहीं है। ये एकांगी और अपूर्ण होगा। लेकिन निष्कर्ष ये है कि नारीवादियों को, नारियों को, महिलाओं को यदि प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उनका सहयोग किया जाएगा, तो एक सामाजिक न्याय की व्यवस्था स्थापित होगी जो शांति को कायम करने में सफल सिद्ध हो सकती है। देखो, महिलाओं की भूमिका ज़रूरी है ना, तो जेंडर जस्टिस का होना भी ज़रूरी है। लैंगिक न्याय को और लाने के लिए विश्व राजनीति में 70 के दशक में इसमें महत्व दिया गया। जैसे 1975 को यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया। 1975 से 1985 का दशक था, वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के रूप में मनाया गया। 1979 में मानवाधिकारों की घोषणा में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और शोषण को मानवाधिकार का उल्लंघन माना गया है। देखो क्या होता है, विभिन्न गृह युद्ध, शीत युद्ध या दो कंट्रीज के बीच होने वाले युद्धों में सबसे ज़्यादा प्रभावित महिलाएं होती हैं। लेकिन पर्यावरण संकट, जनसंख्या विस्फोट, एड्स जैसी महामारी को जो प्रमुख चुनौतियां हैं विश्व में, इन सभी को महिलाओं को शिक्षित करके उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देकर कम किया जा सकता है, इनका समाधान किया जा सकता है। इसलिए महिलाओं का विकास हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी बहुत महत्वपूर्ण रखा गया है। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो है पोस्ट मॉडर्निज्म या उत्तर आधुनिकतावाद। देखो, इसके प्रतिपादक हैं रिचर्ड एस ले, जिन्होंने अपनी रचना लिखी द अचीवमेंट ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। उत्तर आधुनिकतावादी यथार्थवाद और उदारवाद दोनों की आलोचना करते हैं। इनका मानना है कि ज्ञान और शक्ति एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। ज्ञान वस्तुनिष्ठ नहीं होता, बल्कि सामाजिक पृष्ठभूमि से निर्मित होता है। मतलब जो भी समाज का ज्ञान है, वो समाज ने उस तरह से किस तरह से उसे सिखाया है, उस पर डिपेंड करता है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी ऐसे ही हैं। उत्तर आधुनिकतावादी ज्ञान को वस्तुनिष्ठ या वैज्ञानिक नहीं मानते, बल्कि सामाजिक व्यवस्था का परिणाम मानते हैं। यहाँ ज्ञान सार्वभौमिक सत्य न होकर दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। इसलिए ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी सिद्धांत पूर्ण नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अगला उपागम है इंग्लिश स्कूल सिद्धांत या इंग्लिश स्कूल थ्योरी। इसे अंतर्राष्ट्रीय समाज का उपागम भी कहते हैं। इस थ्योरी के प्रतिपादक हेडले बुल और जेम्स रोजेनाउ हैं। इन्होंने कहा कि जो यथार्थवाद है वो शक्ति की बात करता है और उदारवाद समन्वय की बात करता है, लेकिन ये दोनों ही अतिवादी हैं, इसीलिए इन दोनों में समन्वय होना चाहिए। इसीलिए इंग्लिश स्कूल थ्योरी में मानवीय समझ, ऐतिहासिक मूल्यों आदि जैसे परंपरागत दृष्टिकोण को अधिक बल दिया गया है। इसमें मानवीय मूल्य और राजनीतिक मूल्य पर अत्यधिक बल है। ये कहते हैं कि समाज की विचार और विचारधाराओं के द्वारा विश्व राजनीति का निर्माण होता है। विचार कैसे हैं उसी अनुसार लोगों में संबंध होता है और इन संबंधों के आधारभूत मूल्य स्वतंत्र व्यवस्था और न्याय है। इन्होंने कहा कि शक्ति और समन्वय दोनों ही आंशिक रूप से सत्य हैं। उदारवादियों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्श उदारवादी मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को दिया गया वीटो का अधिकार शक्ति संतुलन को बताता है। तो इंग्लिश स्कूल थ्योरी में मूलतः शक्ति और समन्वय की बात कही गई है एक साथ। तो ये सारे उपागम थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन बहुत से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।